हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्ता एंड गुप्ता के स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमारा करंट अफेयर चल रहा था और आरसीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे ईएस के, वो भी आपके आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। और अब से ये जो स्टील स्ट्रक्चर गुप्ता एंड गुप्ता का और जो और भी सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के, वो गुप्ता एंड गुप्ता के भी कंटिन्यूस रहेंगे। तो पहला लेक्चर है स्टील स्ट्रक्चर का गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो है हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ। इसमें स्टील स्ट्रक्चर में पूछा है कि हैवीएस्ट, ये चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हैवीएस्ट आई सेक्शन पूछा है। कभी कभी क्या होता है, लाइट टेस्ट हाई सेक्शन भी पूछता है। तो हैवीएस्ट आई सेक्शन जो होगा आपका होगा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB होगा। ठीक है, हैवीएस्ट आई सेक्शन कौन सा होगा, ISHB होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट टेस्ट मतलब कि ये हैवीएस्ट था और लाइट टेस्ट पूछा जाए, तो लाइट टेस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ के लिए पूछा जाए आई सेक्शन के लिए, तो क्या बताओगे आप? तो उसमें लाइट टेस्ट आई सेक्शन होगा जो होगा ISMB। क्या होगा, ISMB। तो हैवीएस्ट सेक्शन होगा ISHB फॉर सेम डेप्थ के लिए, और लाइट टेस्ट सेक्शन होगा फॉर सेम डेप्थ के लिए ISMB। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए हमारा लेक्चर फर्स्ट है, बुक गुप्ता एंड गुप्ता राजस्थान JN एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट है। हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ के लिए ISHB, और द लाइट टेस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ के लिए होगा ISMB होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सिंगल एंगल इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली द नेट इफेक्टिव एरिया। तो नेट इफेक्टिव एरिया के लिए जो सिंगल एंगल कनेक्टेड होता है वन लेग से, तब उसका फॉर्मूला कितना होता है? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये वाला होगा, A+B अपॉन में 0.3 B/A होगा। सिंगल एंगल कनेक्टेड होगा टेंशन मेंबर से, तब आपका क्या होगा, वन लेग कनेक्टेड होगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला होगा A+B अपॉन में 1+0.3 B/A होता है। यहाँ पे दिया हुआ है A इज द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग एंड B इज द एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग होता है, तब आपको फॉर्मूला बनेगा A+B अपॉन में 1+0.33 B/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम शुड नॉट एक्सीड। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन IS 800 के अकॉर्डिंग WSM और LSM में अलग अलग होता है। ठीक है, तो WSM की बात करें जाए तो यहाँ पे ये बात कर रहा है आपके, WSM की बात करेगा तो L/325 होगा। यदि LSM की बात करेगा तो L/360 होगा। ठीक है, L क्या होता है, स्पान ऑफ द बीम होगा, कि बीम का स्पान कितना है वो होगा। तो L/325, इसमें जो आंसर होगा वो तो L/325 होगी। WSM के लिए अकॉर्डिंगली ये बात कर रहा है, तो L/325 WSM, और LSM की बात करेगा तो आपका हो जाएगा L/360 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसल स्ट्रेस, जब कभी भी ऐसी बात आ जाए कि बेंडिंग कंप्रेसिव और टेंसल स्ट्रेस मतलब कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो टेंसल स्ट्रेस में, टेंशन में नेट एरिया इफेक्टिव होता है। याद रखिए, टेन और उल्टा करोगे तो नेट, मतलब ये याद करने की ट्रिक है। तो टेंसल स्ट्रेसेस की जब कभी भी बात करें तो नेट एरिया इफेक्टिव होता है, और कंप्रेसिव की बात करें तो ग्रॉस एरिया इफेक्टिव होता है। जब बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बात करेगा तो ग्रॉस एरिया इफेक्टिव होता है, और टेंसल स्ट्रेसेस की बात करेगा तो टेन मतलब नेट एरिया इफेक्टिव होता है। ओके, उसी प्रकार हमेशा मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी, जो मेंबर टेंशन कैरी करेगा उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ज़्यादा होगी, और जो मेंबर बेंडिंग कंप्रेशन मतलब कैरी करेगा उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगी। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है। देखिए, जैसे कि इन टेंशन के अंदर नेट एरिया क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इन कंप्रेशन के अंदर ग्रॉस एरिया इफेक्टिव होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 फॉर मेंबर कैरी टेंशन, मतलब जो मेंबर टेंशन कैरी करता है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है। मतलब टेंशन में चीज़ें ज़्यादा होंगी, वैल्यू हमेशा ज़्यादा होंगी, याद रखना है। टेंशन में हर कुछ ज़्यादा होगा स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। कंप्रेशन में 1.5 होगा, फॉर मेंबर कैरी बेंडिंग कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आंसर होगा, बेंडिंग कंप्रेशन में मतलब ग्रॉस और टेंशन मतलब नेट, तो ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm। थिकनेस ऑफ थिनेस्ट प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm। द मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट इन टेंशन विल बी टेकन है। तो मैक्सिमम पिच अलग अलग तरीके की होती है। पिच में मिनिमम पिच भी होती है, मैक्सिमम पिच भी होती है। ठीक है, और पिच में टेंशन में भी अलग होती है और कंप्रेशन में भी अलग होती है। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट इन टेंशन पूछा है। तो मैंने बताया था कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन की वैल्यू हमेशा कोई भी वैल्यू होगी जो टेंशन की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन 16T और 200 mm होता है। ठीक है, पिच एवरेज ली T अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 mm मीटर, 10 mm है। ठीक है, कितना गिवन है आपको, 10 mm गिवन है, 10 mm गिवन है, एंड 16 × 10 बराबर 200 mm, तो 160 और 200 mm पिच एवरेज लेस 160 mm आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कंप्रेशन की बात करें तो मैक्सिमम पिच रिवेट इन कंप्रेशन 12T और 200 mm,
टी बराबर थिकनेस ऑफ थिनर आउटसाइड प्लेट होती है। तो टेंशन में क्या था 16 टी और 200 mm, और कंप्रेशन में क्या था 12 टी और 200 mm। उसी प्रकार मैक्सिमम पिच के अलावा मिनिमम पिच भी होती होगी। तो मिनिमम पिच ऑफ रिविट की बात करें तो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिविट होता है। तो मिनिमम पिच कितनी होगी 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिविट होता है। तो मैक्सिमम पिच इन टेंशन एंड कंप्रेशन अलग अलग होगी और मिनिमम पिच ऑफ रिविट होगी 2.5 इंटू डाया ऑफ नॉमिनल रिविट। तो यहाँ पे टेंशन के लिए पूछा था तो 16 टी और 200 mm हमने कर दिया। तो टी 10 था तो 160 और 200 mm, तो मिनिमम कौन सा होगा 160। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें है आपका, इसमें क्या कहता है, इसका है कि एज पर IS 800 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस इज गिवन बाय। तो IS 800 के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ स्लैब बेस की बात करते हैं। तो ये दो होते हैं, उसमें WSM के लिए अलग होगा और LSM के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो कॉलम ये आपका जो सेक्शन है, ये कॉलम सेक्शन है, ये मशीन्ड कॉलम सेक्शन है, ये आपका गसट प्लेट है, ये लगी हुई है बी है, ये आपका एल है। ये डायरेक्टली जब गसट प्लेट के ऊपर ये कॉलम प्लेस किया हुआ है, कंक्रीट सेक्शन के ऊपर प्लेस करते हैं, ये तो कंक्रीट सेक्शन के ऊपर इसको डायरेक्टली प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये गसट प्लेट है, तो यहाँ थिकनेस ऑफ स्लैब बेस होती है। ये आपके प्रोजेक्शन साइड है, ए है, ये बी है। ए हमेशा ग्रेटर प्रोजेक्शन होगा, बी हमारा हमेशा स्मॉलर प्रोजेक्शन होगा। जब बात की जाए WSM के केस में थिकनेस ऑफ स्लैब बेस ही होगा 3W अपॉन में FB A² - B²/4 होता है WSM में। और यदि टी की इसकी बात करें तो 2.5 W अपॉन में सिग्मा BS A² - 0.3 B² होता है। तो सिग्मा BS बराबर FB होता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट होती है FY अपॉन 1.1 होता है, ठीक है। ये WSM के लिए होगा, ये आपका LSM के लिए होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका आंसर होगा 3W अपॉन FB A² - B²/4 होगा। WSM की बात करें और LSM में पढ़ा जाए तो 2.5 W सिग्मा BS A² - 0.3 B², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इन गसेटेड प्लेट, अभी मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किया है 6 नंबर में वही क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, पूछ रहा है ये। इन गसेटेड प्लेट्स व्हेन द एंड ऑफ कॉलम इज मशीन्ड फॉर कंप्लीट बियरिंग ऑन द बेस प्लेट द एक्सल लोड इज अज्यूम टू बी ट्रांसफर टू द बेस प्लेट एक्स। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है गसेट प्लेट्स के अंदर जब एंड ऑफ कॉलम मशीन्ड होंगे तब 50% लोड तो लेगा बियरिंग और 50% लोड लेगा आपका फास्टिंग, मतलब रिविट है, बोल्ट है, जो फास्टिंग लेगा, ठीक है। और यदि इसका आंसर यहाँ ये हो जाएगा। और यदि इसमें ऐसा लिखा आता कि कॉलम इज नॉट मशीन्ड, कॉलम इज नॉट मशीन, तो सारा का सारा लोड कौन लेगा, फिर आपका सारा का सारा जो आपके ये हैं रिविट हैं, बोल्ट हैं, ये मतलब फास्टिंग आपका सारा का सारा लोड लेगा। 100% कौन ले लेगा, फास्टिंग ले लेगा, ठीक है। क्लिट एंगल ले लेगा और जो आपका फास्टिंग मेंबर है वो ले लेंगे, ठीक है। जब आपका कॉलम इज नॉट मशीन्ड होगा, जब अभी यदि कॉलम मशीन्ड है तो आपका 50% थ्रू बियरिंग होगा और 50% थ्रू फास्टनिंग होगा, ओके। When the question number 8, when the axis of load lies in the plane of rivet group, the rivet are subject. When the axis of load lies in the plane of rivet group, जब axis of load plane जब along the plane आपका लोड लगेगा रिविट ग्रुप में, along the plane लगेगा तो ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होते हैं। यदि along the plane नहीं लगेगा तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा, वहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। तो along the plane यदि एक्सिस ऑफ लोड लाइज प्लेन अलॉन्ग द रिविट ग्रुप, जहाँ पे रिविट ग्रुप के अलॉन्ग लगेगा तो वहाँ पे हमेशा ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे। कोई बेंडिंग स्ट्रेस भी पता था कि शियर स्ट्रेस बेंडिंग सेंटेंस ये नहीं होता, ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे। IS 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में आता रहता है। तो इसमें क्या होगा, ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the axis of load lies in the plane of rivet group, axis of load lies in the plane of the rivet के along the plane आपको ये लोड लग रहा है तो मोस्ट हेवीली लोडेड रिविट कौन सी होगी। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसे पूछ जाए कि मोस्ट हेवीली लोडेड रिविट कौन सी होगी तो दिमाग में एक ही चीज़ जाने, मोस्ट हेवी लोडेड क्रिटिकल रिविट होती है। सबसे पहले याद रखने होगी मोस्ट हेवीली लोडेड जो रिविट होगी वो क्रिटिकल रिविट होगी और जिसमें एंगल क्या होगा, मिनिमम एंगल होगा, ठीक है। जिस रिविट के अंदर मिनिमम एंगल होगा, एफ और एफ एम के बीच में जो मिनिमम एंगल बनेगा वो रिविट क्या होगी, आपकी क्रिटिकल रिविट होगी, मतलब कि मोस्ट हेवीली लोडेड रिविट होगी। थीटा इज मिनिमम और आर इज मैक्सिमम, ऐसे याद रखना पड़ता है। तो जब मैंने लिखा हो जाएगा थीटा इज मिनिमम और आर इज मैक्सिमम होती है तब जाके वो आपकी रिविट क्या होगी, क्रिटिकल होगी। तो यहाँ पे भी दिया है गिव्स द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज एफ एंड एफ एम होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। किस टाइप का जॉइंट है रिविट जॉइंट जो हमेशा क्या होता है, फ्री फ्रॉम क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री फ्रॉम होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि ये आपका एक प्लेट है T1 और T2, ये आपके जो बेस ऊपर की दो प्लेट लगी हुई है T3 T4 होती है। यहाँ पे लाइज ऑफ प्लेन P लगा हुआ है तो ये आपका
एक्सिस ऑफ प्लेन क्या होता है, लाइज, ये सब होता है, इस पर कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहे हैं, ना इस पर कोई मूवमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे, अलोंग द प्लेन लग रहा है। तो बट जॉइंट है ये, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, ये कवर प्लेट लगी हुई है, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट के अंदर कोई फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस से हमेशा फ्री होता है। ये एक इस प्रकार का ऐसा फिनोमिना है, ये इसमें बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होते, ठीक है, बेंडिंग नहीं होती। यदि ये कैसा होता, लैप जॉइंट होता, लैप जॉइंट होता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। लैप जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर प्लेटें बैठी हुई होती हैं, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होती हैं। और इसके अंदर ये एक ऐसा फिनोमेना है, इसके अंदर अलोंग द प्लेन आपका लोड लग रहा है रिविट के, इसमें ओनली शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री फ्रॉम रहता है। तो ऐसा, तो डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट है, डबल प्लेट कवर बट जॉइंट है, जो आपका हमेशा फ्री होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। ओके, बट जॉइंट डबल कवर प्लेट होता है। तो डायमीटर बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिविट अप टू द 25 mm डायमीटर होता है। तो इसमें भी देख लीजिए आपके 25 mm तक आपका कितना क्लियरेंस चलता है, सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है इसका 25 अप टू 25 mm तक जो ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर के बीच में कितना क्लियरेंस चलता है। तो डी बराबर आपका होता है नॉमिनल डायमीटर, डी डैश होता है ग्रॉस डायमीटर। डी डैश कितना होगा, जब डी प्लस 1.5 इफ डी इज लेस देन इक्वल टू 25 mm होगा, तो क्या होगा आपका डी डैश क्या होगा, प्लस 1.5 का क्लियरेंस लेके चलेगा। यदि ग्रेटर देन 25 mm होगा तो ग्रॉस डायमीटर आपका कितना लेके चलेगा, 2 mm का क्लियरेंस लेके चलेगा। तो यहाँ सवाल में जो पूछा है वो इसने ये पूछा है कि 25 mm डायमीटर तक क्लियरेंस कितना होगा, तो कितना होगा आपका 1.5 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू फ्लिट रिविट द सॉप रिविट आर, फील्ड रिविट के कंपेयर में सॉप रिविट कैसी होती है। तो सॉप रिविट तो क्या होगी आपकी, सॉप रिविट तो स्ट्रॉन्गर होगी, और फील्ड रिविट हमेशा 10% वीक होते हैं। जो भी जितनी वैल्यूज आएंगी फील्ड रिविट की, वो सॉप रिविट से 10% हमेशा लेस रहेंगी, क्योंकि फील्ड रिविट के अंदर हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वहाँ का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, सब कुछ देख दाख के वहाँ पे क्या होता है 10% हमेशा कम होती है सॉप रिविट के अंदर, ठीक है। फील्ड रिविट की वैल्यू हमेशा सॉप रिविट से 10% हमेशा कम होती है, मतलब कि सॉप रिविट है जो आपकी स्ट्रॉन्गर होगी कंपेयर देन फील्ड रिविट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ प्लेट इज कनेक्टेड टू द रिविट इज 16 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट, 13 नंबर क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ प्लेट इज कनेक्टेड टू ए रिविट इज 16 mm, देन द सुटेबल साइज ऑफ रिविट इज अनविंस फार्मूला। तो अनविंस फार्मूला हम जानते हैं, फॉर रिविटिंग के लिए जो अनविंस फार्मूला है DMM 6.05 रूट TMM। तो यहाँ पे जो आपको कितना गिवन है, आपको 16 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टी कितना दिया होता है 16 mm। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए डी कितना निकलेगा, तो पुट कीजिए डी बराबर हो जाएगा आपका 6.05 रूट में 16 हो जाएगा, तो 6.05 इंटू में कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 24, अप्रोक्सीमेट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, 24 mm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाई प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। सफिशिएंट एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करने से आपको आप शियर फेलियर को ऑफ द प्लेट को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस क्या होती है। ये देखिए, ये आपकी प्लेट है, इसमें रिविटिंग की हुई है, ये रिविटिंग हो रखी है, ये आपका इधर प्लेट पर लोड लगा होता है। ये ध्यान रखना, जब प्लेट के अलोंग द प्लेन जब लोड लग रहा है तो उसके अलोंग द प्लेन हमेशा क्या होता है, पिच होती है, ये आपकी पिच है, और ये दोनों के सेंटर में ये आपकी गेज होगी। अलोंग द प्लेन की बात करें, जब पिच और एंड डिस्टेंस एक साथ रही, ये प्री है, पी लोड लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपकी पिच हो जाएगी, और ये हमेशा आपका एंड डिस्टेंस होगी। ये एंड प्लेट से लेके और इसके सेंटर तक बोल्ट तक ये आपकी एंड डिस्टेंस, और ये सेंटर ऑफ द बोल्ट से लेके और नीचे तक ये होगी आपकी एज डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये आपकी एज डिस्टेंस होगी, ये आपकी गेज होगी, ये आपकी पिच होगी। यदि लोड इस तरीके से लगेंगे, इस पे लगते और यहाँ लगते, तो इनका पिच और गेज का डायरेक्शन चेंज होता है, अकॉर्डिंगली लोड का आपका पिच और गेज का डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस होती है 12T ये होता है, तो इसमें ये बराबर हो जाएगा 250/में FI होता है। और यदि मिनिमम एज डिस्टेंस की बात कर, मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1.5 इंटू डाई ऑफ द बोल्ट होल होता है। तो सफिशिएंट एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करने से आप सीरियल फेलियर ऑफ द प्लेट को रोक सकते हो। तो मिनिमम पिच ऑफ द रिविट शाल नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम पिच आपको मैंने बताई थी 2.5 इंटू डी। जब मैक्सिमम पिच बताया था तभी आपको मैंने मिनिमम पिच भी बताई थी, ठीक है। तो ये बताया तो था आपको, देखिए ये था मिनिमम पिच ऑफ रिविट 2.5 इंटू नॉमिनल डाई ऑफ रिविट था, और मैक्सिमम पिच इन टेंशन एंड कंप्रेशन भी आपको बताई थी 12T और 200 mm और 16T और 200 mm विच एवरेज लेस होता है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। अगले वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।